हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोगों का टॉपिक है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। अब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। उस दिन में हम आपको जो वीडियो बताए थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब हम लोग इस चैप्टर को जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो हम आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन भी बताए थे, तो उसी को और अच्छे से यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू कैन सी क्या है डेफिनेशन। टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है इन सच अ वे डैट ऑन इंक्रीजिंग द वन, एक इंक्रीज होने पे द अदर डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है अगर एक बढ़ता है, ठीक है, अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग द वन तो डिक्रीजिंग द अदर डिक्रीजेस। एक इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी घटता है। और एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। वाइस वर्सा है ना, तो एक बढ़ा तो दूसरा घटा, तो पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था कि एक बढ़ता था तो दूसरा भी बढ़ता था, एक घटता था तो दूसरा भी घटता था। जैसे 4 पेन का कॉस्ट 80 रुपया, पेन ज़्यादा है तो अमाउंट भी ज़्यादा। अगर एक पेन का देखा जाए तो 20 रुपया, पेन का नंबर घटा तो प्राइस भी घट गया, है ना। एक क्वांटिटी घटा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा। अब जैसे देखें, मोर स्पीड ज़्यादा होगा, अ कार विल टेक लेस टाइम टू कवर द फिक्स डिस्टेंस। अगर स्पीड ज़्यादा करेंगे तो डिस्टेंस टाइम क्या होगा, कम लगेगा, है ना। अगर हम स्पीड ज़्यादा करके कहीं जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या लगता है, कम लगता है। अगर स्पीड कम करके जाएंगे, स्पीड अगर ज़्यादा करके जाते तो टाइम कम लगता है। अगर वही स्पीड स्लो करके जाते तो टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, मोर वर्कर विल फिनिश अ वर्क इन लेस टाइम। अगर जैसे सपोज एक किसी बिल्डिंग को बना रहे, ठीक है ना, अगर ज़्यादा वर्कर होंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर कम वर्कर होंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या है ये, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखो प्रीवियस में एक चीज़ और याद करना, जब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ते थे ना तो हम लोग क्या करते थे, एक्स बाई वाई जब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था तो x ऐसे होता था। ठीक है, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, के स्टैंड फॉर कांस्टेंट, यानी बराबर रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। और हम आपको बताए थे ना, प्रीवियस वीडियो देखना, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। जैसे ये 1/2 तो इसे भी 1/2, ये भी 1/2 ऐसे ही आएगा, सेम आएगा। उसी तरीके से लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में जब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, x इंटू वाई। डायरेक्ट में क्या था, ये डायरेक्ट का था, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, और ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3, x4 इंटू y4। यानी अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ये सारे, तो यानी ये कांस्टेंट आएगा, यानी सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ डिवाइड करके सेम आता था ना, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर चेक करना हो तो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। बस इतना ध्यान रखो, जब हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक करना होता था तो दोनों क्वांटिटी को ऊपर नीचे रखते थे, यानी मल्टीप्लाई में रखते थे। ठीक है, लेकिन जब आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन चेक करना होगा तो इनटू में रखिएगा दोनों क्वांटिटी को। ठीक है ना, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिएगा। और बहुत सारा दिया है तो आप देखिएगा, जितने भी एक्स वाई जो क्वांटिटी है वो सारे बराबर आने चाहिए मल्टीप्लाई करके, नहीं यानी कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। चलिए अब आते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो 3 है ना, एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो तीनों है, ये तीनों का तीनों क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन चेक करना है। लिखा है ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो,
and in each case find whether x and y are inversely proportional. means we have to check in all these three tables कि x और y जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, कैसे हम चेक करेंगे? तो देखो ये x और y जो है मेरा, फर्स्ट वन हमें इससे x इंटू वाई चेक करना है. ठीक है, x इंटू वाई. तो 6 इंटू 9. ठीक है, 6 इंटू 9 क्या बराबर है? देखिएगा, 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 14 इंटू 21 इज इक्वल टू 16 इंटू 24. आर दे इक्वल? क्या ये आपस में इक्वल हैं? इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन यू विल गेट 54. यू विल गेट 54. ओके, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे दिस वन यू विल गेट 150. आर दे इक्वल? नो, नहीं ना इक्वल है. ओके, इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन 14 इंटू 21 4 1 8 2 4 9 2. क्या ये इसके इक्वल है? नो, नॉट इक्वल. एन ओके, 16 इंटू 24 चेक करते हैं. 16 इंटू 24 4 इन हैंड 2 6. क्या ये इक्वल है? नो, नहीं है ना. देखो जब ये चेक किया क्या गया x इंटू वाई एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई, तो दीज आर नॉट इक्वल, नहीं है इक्वल, है ना. ये आपस में बिल्कुल, जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला, इसे किया तो ये मिला, इसे मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसे किया ये. तो कह सकते हैं हेंस देयरफॉर x एंड y आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अगर इक्वल आता तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता. जैसे जैसे हम आपको ये दिखाते हैं. ठीक है ना. देखिए ऐसे ही आप चेक कर सकते हो. 5 इंटू 18 90, 9 इंटू 10 90, 15 इंटू 6 90, 3 इंटू 30 90, 45 इंटू 2 90. तो इससे जब हम x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो सारे के सारे क्या आ रहे? सेम आ रहे, सेम आ रहे. तो येस, x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, उसी तरीके से थर्ड वाला आप इससे x वाले को y से मल्टीप्लाई करो, इससे x y को मल्टीप्लाई करो, इससे और चेक करो. अगर चारों के चारों x y वाले, ठीक है ना, सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो समझना वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर सेम ना आए, इस तरीके से कोई भी एक ना आए, से मान लो इधर का सेम आ जाए और दूसरा सेम ना आए या तीसरा सेम ना आए, तो ये चौथा सेम ना आए, तो समझना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है. सारे के सारे सेम होने चाहिए. ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ कह दे रहा है कि ये x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y2 x2 y2 एंड x1 x2 y1 and y2 in the table given below. means we have to find here कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा और इस जगह पे क्या होगा, हमें ये पता करना है. और कह दिया कि x और y भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ये 1 का 1 था. 2 यहाँ पे देखो क्वेश्चन ताकि दिख सके. ठीक है, तो वी कैन से सिंस x and y are inversely proportional, सिंस x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमारा x और y शुड भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. के होना चाहिए? x और y शुड भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. x इंटू वाई शुड बी कांस्टेंट. ओके,
तो कह सकते हैं हम कि दिस 8 इंटू y1, ठीक है, 8 इंटू y1 इज इक्वल टू x1 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 5 इज इक्वल टू x2 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू y2, 80 इंटू y2। ओके, ये बराबर होगा, ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट बराबर होंगे। तो देखिए अब जैसे हम लोग पहला फर्स्ट एक्सरसाइज में देख रहे थे, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जब था तो फर्स्ट वाला ही ना दोनों ब्लैंक, फर्स्ट का दोनों ब्लैंक दिया था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट का दोनों ब्लैंक नहीं दिया, वाई गायब है ना। तो किसका दिया हुआ है, इसका तो दिया है ना, ये तो दिया है ना, एक तो दिया है कम से कम, इसके हेल्प से इसके बराबर ये भी होगा, 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 ठीक है ना, इसके बराबर चारों होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बताओ, एक तो दिया है ना दोनों ब्लैंक, ठीक है, तो उसके हेल्प से ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। तो कह सकते हैं नाउ 16 इंटू 5 कोई भी दिया जा सकता है, अगर इधर वाला दोनों दिया तो भी सबके बराबर होंगे, ठीक है ना, बीच का दिया तो भी ये सारे बराबर होंगे। तो 16 इंटू 5 इज इक्वल टू x2, 8 इंटू y2, 8 इंटू y1। चलिए ये बताइए, y तो यही रहेगा, ये 8 उठ के इधर चला नहीं आएगा, तो 16 इंटू 5, 8 यहाँ डेनोमिनेटर में आ गया और y1 यहीं रहेगा। देखिए 8 इधर आएगा ना, तो ये इससे 2 बार में कट गया, क्या आएगा, 5 2 10, यानी कह सकते हैं कि y1 का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, y1 का वैल्यू 10। ओके, उसी तरीके से आपकी मर्जी। अब ये पता चल गया जब हमें, तो इसके बराबर ये ले लो या इसी के बराबर लेकर सारे को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मेरा मन है हम इसी को लेकर सारे को फाइंड कर लेते हैं। अगेन 16 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस वन, ये इसके भी बराबर है, x1 इंटू 4। तो ये बताओ x1 यहीं रहेगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो देखो 16 इंटू 5 बाई 4 यहाँ पे x1 रहा, तो ये इसे 4 टाइम में डिविजिबल, 4 इंटू 5 20। तो टेल मी x1 का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। देखो 4 इंटू 5 20, x1 का 20, तो इसे अलग पलट कर दिया, x1 इधर और 20 इधर कर दिया, ठीक है। तीसरा इसे फाइंड करना है, तो ये भी इसके भी बराबर है, तो 16 इंटू 5 इज इक्वल टू x2 इंटू 2, 16 इंटू 5 इज इक्वल टू x2 इंटू 2। ओके, तो टेल मी वन थिंग, x2 यही रहेगा, 2 इधर चलाएगा, 16 इंटू 5 बाई 2, 2 से ये कितनी बार में गया, 8 टाइम्स में, ओके। तो और यहाँ पे क्या है, x2, तो टेल मी x2 यहाँ, ठीक है, ये इससे 8 टाइम्स में गया, 8 इंटू 5 40, यानी x2 इज इक्वल टू वट, कह सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू 40। ओके, एंड दिस लास्ट वन अगेन 16 इंटू 5 जो है, ओके, इज इक्वल टू 80 इंटू y2। ओके, तो टेल मी वन थिंग, 80 ये y2 यही रहेगा, 16 इंटू 5 यहाँ, और ये 80 डिवाइड में चला गया और यहाँ पे y2 रहा, ठीक है। तो बताओ कि 5 के टेबल में 18 कितनी बार में गया, 16 टाइम, 16 से 16 कितनी बार में डिवाइड हो गया, 1 टाइम में, यानी y2 इज इक्वल टू वट, 1, y2 इज इक्वल टू 1। समझ आ गई ना। तो मतलब कोई भी, इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्रंट मतलब फर्स्ट वाला दोनों ब्लैंक दिया हो, x और y फर्स्ट में ही दिया हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। बीच का भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है, थर्ड भी दे सकता है या फिफ्थ भी दे सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सारे आपस में क्या है, x और y क्या है, बराबर है। ये इक्वेशन इसके बराबर भी, ये x y इसके बराबर, ये वाला भी इसके बराबर, ये वाला भी इसके बराबर। तो कोई भी एक दिया है तो उससे ले करके सारे को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इफ़ 35 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 days, तो हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड। ध्यान से समझना, ये भी उसी तरीके का है, इसमें भी हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे भी किसका एक बनेगा मैन का, नंबर ऑफ मैन का और नंबर ऑफ डेज का। ठीक है, ये इसमें क्या यूनिट है, एक आदमी के बारे में बात हो रही है और दूसरे दिन के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम बना लेते हैं नंबर ऑफ मैन। ठीक है, एक हो गया नंबर ऑफ मैन और दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ डेज। ओके, चलिए एक नंबर ऑफ मैन और दूसरा बन गया नंबर ऑफ डेज का। अब बताओ क्या लिखा है कि अगर 35 आदमी होंगे तो किसी फील्ड को की रिपिंग 8 डेज़ में कर सकते हैं। ठीक है, 35 नंबर ऑफ मैन अगर 35 होंगे तो रिपिंग कितने डेज़ में हो सकती है, 8 डेज़ में। तो हाउ मेनी डेज़, कितने दिन की ज़रूरत होगी अगर 20 आदमी होंगे, अगर वही 20 आदमी होंगे तो कितने दिन में रिपिंग करेंगे। तो नहीं पता तो हमने इसे क्या मान लिया, x1 मान लिया। क्या मान लिया, x1। कोई दिक्कत है, इसे क्या मान लिया, x1। तो अब ये बताओ ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि नंबर आप खुद से देखो ना, अगर किसी की फील्ड में काम हो रहा है, आदमी ज़्यादा है तो दिन कम। किसी भी काम को करने में अगर ज़्यादा लोग लगेंगे तो काम जल्दी होता है कि नहीं, समय कम लगता है। अगर कम आदमी हो जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। ओके, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, सो इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो कह सकते हैं देयरफॉर कि 35 × 8, अभी यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स और वाई को, यानी नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 20 × y1। ओके, 20 × y1। नाउ टेल मी वन थिंग कि 35 × x इज इक्वल टू y1 यही रहेगा और 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 4 के टेबल से ये 2 टाइम में डिविजिबल और ये 5 टाइम में, 5 के टेबल से ये 7 टाइम में, है ना। कितने टाइम में, 7। तो टेल मी, ऐसे कह सकते हो कि y1 इज इक्वल टू 7 × 2 14, 7 × 2 14, और 14 क्या है, डेज है। 14 क्या है, डेज है ना, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना तो डेज है। ठीक है, देखो 7 × 2 = 14, तो y1 इज इक्वल टू 14 इधर कर दिया ये। ठीक है, तो कह सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 14। ओके, चलिए एक बार फोर्थ देखिए, इसमें बस मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट में डिवाइड करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा फोर्थ नंबर देखिए, 12 men can dig a pond in 8 days। 12 आदमी 8 दिन में किसी काम को करते हैं। तो बताइए हाउ मेनी मैन कैन डिग इट इन 6 days। तो बताइए कितने आदमी की ज़रूरत होगी 6 दिन में डिगिंग करने की। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, ये सिर्फ आपको 8 में नहीं, ठीक है ना, अगर आप कभी कंपटीशन में तैयारी करोगे तो उसमें भी इन सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैन और डेज अगेन, तो 1 कॉलम वी विल मेक फॉर मैन, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज, दूसरा नंबर ऑफ डेज का। ओके, तो डन। अच्छा, अगर 12 आदमी है तो 8 दिन में किसी पॉन्ड को, तालाब की को डिगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 12 आदमी है तो 8 दिन में डिगिंग होता है। हाउ मेनी मैन, वी डोंट नो द नंबर ऑफ मैन, तो लेट द नंबर ऑफ मैन बी y(x1) एंड अगर दिन 6 हो तो अगेन देखो आदमी ज़्यादा तो टाइम कम, टाइम कम तो आदमी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो इसे हम कह सकते हैं 12 × 8 इज इक्वल टू x1 × 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो x को इधर ही डायरेक्ट कर देते हैं और ये 12 × 8/6 ये इससे 2 बार में कटा। देखो ये इधर आकर डिवाइड होगा ना, तो हम लोग एक्सचेंज कर दी, x को इधर ले आए और ये वाला इधर ले आए। ठीक है, 8 2 16 मीन्स x1 इज इक्वल टू 8 × 2 16, यानी 16 क्या है, नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ क्या है, डेज, सॉरी नंबर ऑफ मेन है ना, ये मेन था ना। तो वी विल राइट द रिक्वायर्ड number of men will be 16. Okay,
and rest of the questions we will discuss in our next video. Okay, so अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.